चैप्टर में मैंने तुम्हें समझाया डायमेंशन। डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले समझो फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी होती है दो टाइप की, एक होती है फंडामेंटल और दूसरी होती है ड्राइव। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं टोटल मिलाकर के 7 टाइप्स की, जिसमें कि 2 होती है सप्लीमेंट्री, 2 होती हैं सप्लीमेंट्री। दूसरी होती है ड्राइव क्वांटिटी, जो निकाली किन से जाती है, फंडामेंटल वालों से, उनको क्या बोला जाता है, ड्राइव क्वांटिटी। 11th और 12th की पूरी फिजिक्स में मिलाकर के ये मिलेंगे 750 फॉर्मूले, उससे ज़्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी होती है उसकी यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का ये जो प्रोडक्ट होता है ये कांस्टेंट होता है। अब अगर कांस्टेंट हुआ तो हम इसको बोलेंगे कि n1 u1 किसके इक्वल होगा, n2 u2 के। अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात हो रही है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ टोटल मिलाकर के कितने टाइप्स की होती हैं, तो वो होती है 7 टाइप्स की। पहली लेंथ, दूसरी मास, तीसरी टेम्परेचर, चौथा टाइम, पांचवा करंट, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हो गई टोटल मिलाकर के 7 टाइप्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इनकी डायमेंशन L, M, T, K, A, MOL और CD, ये सब क्या है इनकी डायमेंशन। डायमेंशन जनरली किस में दिखाया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर जिन चीज़ों की डायमेंशन नहीं होती है ना, उन्हें बोला जाता है डायमेंशन लेस। तो कहीं पर भी अगर डायमेंशन लेस है तो मतलब उसका क्या है, 1 नंबर। यानी कुल मिलाकर के जितने भी नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 पाई, तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, डायमेंशन लेस होती हैं। जितने भी रेशियो होते हैं ये सारे डायमेंशन लेस होते हैं, चाहे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल होने वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस केप्ट इन एयर टू द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस केप्ट इन मीडियम। इसका जो रेशियो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की केवल वैल्यू होती है, कभी कोई यूनिट नहीं होती। ये सभी चीज़ें क्या है, डायमेंशन लेस। रिप्रेजेंट किससे करा जाएगा, m0 l0 t0 से, और इनको हटा के क्या कर लिया जाएगा, 1 कर लिया जाएगा। a प्लस बी नहीं कर पाओगे, मतलब ये हुआ कि अगर a और b दो अलग अलग क्वांटिटीज़ है ना, तो ना तो तुम इनको ऐड कर पाओगे ना सब्सट्रैक्ट कर पाओगे, ना तो ये ऐड हो पाएंगी ना सब्सट्रैक्ट हो पाएंगी। दे आर नॉट एडेड और नॉट सब्सट्रैक्टेड। यानी कि तुम गलती से भी फोर्स को वेलोसिटी में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी दो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। ऐसे ही तुम फोर्स में से वेलोसिटी को नहीं माइनस कर सकते, क्योंकि ये भी दो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन तुम फोर्स में फोर्स तो ये ऐड करोगे, वेलोसिटी में वेलोसिटी तो ऐड करोगे। अब एक बात सोचो, जब तुम फोर्स में फोर्स ऐड करोगे तो आंसर किसका आएगा, फोर्स का ही तो आएगा। यानी कि अगर कोई इक्वेशन फोर्स की दी हुई है तो वो तो तभी आएगी ना जब फोर्स में फोर्स ऐड होगा। अब अगर मैं कहीं पे ऐसे लिख दूँ कि F इज इक्वल टू A प्लस बी, तो अगर F की वैल्यू A प्लस बी के इक्वल दी हुई तो इसका मतलब अल्टीमेटली यही तो हुआ कि A और B दोनों की जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होंगी, फोर्स की होंगी या नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि A को B में ऐड कर रहे हैं तो आ क्या रहा है, फोर्स ही तो आ रहा है। तो A और B दोनों की डायमेंशन किसके इक्वल हुई, फोर्स के इक्वल हुई या नहीं हुई। इतनी बात आ गई नहीं आ गई समझ में कि अब अगर A और B दो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं तो तुम ना इनका मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। A और B अगर दो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं तो तुम इनका मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि मास और वॉल्यूम दो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं तो तुम इनका डिवीजन कर सकते हो, तभी तो आएगा डेंसिटी। इतनी बात आ गई नहीं आ गई समझ में। तुम्हारे पास कुछ मैकेनिकल क्वांटिटीज़ है, उनकी डायमेंशन निकालनी है। स्पीड बोल लो या वेलोसिटी बोल लो, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, इस बात का अंतर है। लेकिन यूनिट तो दोनों की मीटर पर सेकंड ही होती है ना। मीटर यानी एल हो गया, सेकंड यानी टाइम हो गया। तो जब तुम मीटर को सेकंड से डिवाइड करोगे तो डायमेंशन क्या आएगा, LT माइनस 1। ये आ गई डायमेंशन किसकी, स्पीड की या वेलोसिटी की। अब अगर तुमसे क्वेश्चन में कहता है एक्सेलरेशन निकालो या स्मॉल g निकालो या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो, तो इन तीनों बातों का जो मतलब होता है ना वो एक ही होता है। इन तीनों स्टेटमेंट का एक ही मतलब होता है। हाँ भाई बात सही में। कुल मिलाकर के एक्सेलरेशन निकालने का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या निकाली हुई है, LT माइनस 1। उसको तुम टाइम से फिर डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, LT माइनस 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। बता भी नहीं आ रही समझ में। अब अगर मान लो कि तुमको फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तुमने ऊपर निकाला हुआ है LT माइनस 2, उसका तुम m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा MLT माइनस 2। अब तुमको फोर्स की इक्वेशन दी हुई है कि F इज टू A साइन BX प्लस C कॉस DT। ये किसकी इक्वेशन है, फोर्स की इक्वेशन है ना। अब अगर फोर्स की इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि फोर्स में फोर्स ऐड होगा तभी तो फोर्स आएगा, बिना उसके तो फोर्स नहीं आ जाएगा ना। इसका मतलब A साइन BX पूरा किसके इक्वल होगा, फोर्स के। और C कॉस DT जो होगा वो पूरा किसके इक्वल होगा, ये भी फोर्स के इक्वल होगा। क्वेश्चन में X किसके इक्वल है, डिस्टेंस के, और T किसके इक्वल है, टाइम के। और हमको क्वेश्चन में निकालना क्या है, ABCD की डायमेंशन। क्या निकालना है, ABCD की डायमेंशन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग F की वैल्यू A साइन BX प्लस C कॉस DT दी हुई है। अब साइन BX और कॉस DT यानी BX थीटा हो गया, DT भी थीटा हो गया, क्योंकि साइन के बाद और कॉस के बाद थीटा ही आता है। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि ये पूरा थीटा है, ये पूरा थीटा है,
और साइन थीटा हो या कॉस थीटा होते तो डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस का मतलब 1 1 हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा, a इंटू 1 कितना हो गया, a के इक्वल, और c इंटू 1 करेंगे तो कितना हो गया, c के इक्वल। तो फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, a प्लस सी के। अब a में c ऐड कर रहे हैं तो फोर्स आ रहा है, तो ऐसा हो तभी होगा ना जब a और c दोनों की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, फोर्स के इक्वल। तो आ गया a और c का डायमेंशन क्या, mlt माइनस 2। आ गई बात समझ में। अब हमने bx को ही तो थीटा माना था और हमने dt को ही तो थीटा माना था। थीटा तो वैसे भी एंगल होता है ना, एंगल तो डायमेंशन लेस होता है। तो अगर मुझे b की डायमेंशन निकालनी है तो थीटा अपॉन x हो जाएगा। थीटा का मतलब डायमेंशन लेस तो यानी 1, और x का मतलब होता है लेंथ, तो b का डायमेंशन आ गया ना l इनवर्स। ऐसे ही dt की वैल्यू थीटा के इक्वल है और d की वैल्यू थीटा बाई t हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम d की वैल्यू को निकालेंगे तो थीटा तो 1 हो गया, टाइम से डिवाइड मारेंगे तो 1 अपॉन t किसके इक्वल हो गया, t इनवर्स के इक्वल हो गया या नहीं हो गया। अब अगला केस है आपके पास, आपको एनर्जी या वर्क की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है ना। तो एनर्जी या वर्क का डायमेंशन तो रट ही लो, ml/t-2 होता है। निकालने के लिए जनरल फॉर्मूले का यूज़ कर लो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का डायमेंशन आपको पता ही है, ml/t-2 इंटू एल और कर देंगे उसके अंदर, तो आंसर कितना आ जाएगा, ml/t-2 आ जाएगा। फोर्स बोल लो, वर्क बोल लो या एनर्जी बोल लो, दोनों की डायमेंशन क्या होती है, ml/t-2। अब ये एनर्जी चाहे क्वेश्चन के अंदर काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे कैसी भी एनर्जी हो, किसी भी तरह की एनर्जी का फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है, ठीक, लेकिन सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम ही होगा, कितना, ml/t-2। क्यों, है तो सबके सब एनर्जीज। आ गई बात समझ में। अब अगर मान लो प्रेशर निकालना है तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। आ गई बात समझ में। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। हम प्रेशर को स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेस, जिसका अल्टीमेट मतलब होता है इलास्टिसिटी। क्या मतलब होता है, इलास्टिसिटी। आ गई बात समझ में। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml/t-2, और एरिया का कितना होता है, l²। तो अगर ml/t-2 को l² से डिवाइड करेंगे तो एक l से l कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, ml-1t-2। इलास्ट्रेस का डायमेंशन या इलास्टिसिटी का डायमेंशन, सबका डायमेंशन किसके इक्वल होगा, ml-1t-2 के इक्वल। अब ये जो इलास्टिसिटी होती है ना, ये इलास्टिसिटी होती है 3 टाइप की। पहली होती है यंग्स मॉडुलस, दूसरी होती है बल्क मॉडुलस, और तीसरी होती है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब इन तीनों तरह की इलास्टिसिटी के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। अब अगर डायमेंशन निकालने के लिए आ जाए क्वेश्चन के अंदर यंग्स मॉडुलस का, ये क्वेश्चन में यूज़ करा जाता है यंग्स मॉडुलस, तो जब तक क्वेश्चन तो बाद में ओपन होगा तब तक कि तुमको ये नहीं पता होगा यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या है, तभी तो क्वेश्चन ओपन होगा। और लेकिन अगर तुमको ये पता है कि यंग्स मॉडुलस हुआ, बल्क मॉडुलस हुआ या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हुआ, इन सब का डायमेंशन किसके बराबर होता है, इलास्टिसिटी के, और इलास्टिसिटी का डायमेंशन किसके इक्वल होता है, प्रेशर के। तो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीनों का डायमेंशन क्या हुआ, ml-1t-2 हुआ या नहीं हुआ, बता भी नहीं रही समझ में। नेक्स्ट केस है तुम्हारे पास एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और तुम निकाल रहे हो एनर्जी डेंसिटी, तो मतलब क्या करोगे, एनर्जी को किससे डिवाइड मारोगे, वॉल्यूम से। अब एनर्जी का डायमेंशन कितना निकाला है, ml/t-2, और वॉल्यूम का है l⁻3, इससे इसको डिवाइड मार दोगे तो आंसर तो ये आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, ml-1t-2। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर इन दोनों की डायमेंशन भी क्या होती है, सेम होती है। वॉट इट, ठीक है। अगर तुम डायमेंशन निकालते हो तो ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका डायमेंशन कितना आएगा, ml-3। लेकिन जब सोनोमीटर का क्वेश्चन आता है, यानी कि गिटार या सितार वाला क्वेश्चन आता है, तो इन इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है सोनोमीटर। अब जब इनके वायर को वाइब्रेट कराया जाएगा तो जो वॉइस पैदा होगी, उस वॉइस की भी तो कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। उस फ्रिक्वेंसी को निकालने के लिए भी एक जनरल फॉर्मूला होता है। वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2L/T/m। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2L/T/m। इसमें T का मतलब होता है टेंशन, L का मतलब होता है वायर का लेंथ, N का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी। लेकिन जो इसमें M है ना, ये M मास नहीं होता, बल्कि क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। और इस मास पर यूनिट लेंथ को बोला जाता है लीनियर डेंसिटी। क्या बोला जाता है, लीनियर डेंसिटी। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ml-1। क्या होगा, ml-1। अब इस क्वेश्चन में कई बार ये पूछा जा चुका है कि ये इक्वेशन सही है या नहीं है। तो सही है या नहीं है चेक करने का केवल एक ही तरीका है, केवल कि LHS और RHS दोनों की डायमेंशन क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो इस इक्वेशन के अंदर तो LHS RHS बराबर तभी आएंगे ना जब इस साइड की डायमेंशन और इस साइड की डायमेंशन सेम बैठेगी। और सेम इसलिए नहीं बैठती बच्चों की, क्योंकि बच्चे यहाँ पर इसको m को क्या मान लेते हैं, केवल मास, जबकि लेना क्या होता है, ml-1 लेना होता है। अगला केस आता है तुम्हारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट का। के से रिप्रेजेंट करोगे, या क्वेश्चन में सरफेस टेंशन बोल दे। स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन दोनों का डायमेंशन सेम होता है, क्या, mt-2, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का डायमेंशन रख दो, लेंथ से डिवाइड कर दो, L से L कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, mt-2। उसके बाद 10th क्वांटिटी है तुम्हारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको कि रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल G से। किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, कैपिटल G से, सही है। इसको निकालने के लिए न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, जिसमें बोला था कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो बॉडीज हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जिस फोर्स से करती है उस फोर्स का नाम होता है
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। उस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से आप जी के लिए अगर फॉर्मूला बनाओ तो जी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1m2। अब इसमें एफ का डायमेंशन, आर का डायमेंशन, एम का डायमेंशन अगर पुट कर दें और पूरे को सॉल्व कर लें तो आंसर कितना आ जाएगा, m-1 L3 T-2। अब इसको इतना निकालने के बाद ये फॉर्मूला निकल करके आएगा। इससे बेटर है इसको डायरेक्ट याद कर लिया जाए, क्योंकि जी का तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होना है। जी का डायमेंशन कितना है, m-1 L3 T-2 रटा हुआ होना चाहिए। तुमको क्वेश्चन के अंदर एक वेव की इक्वेशन दी हुई है। वेव की इक्वेशन दी हुई है y = a sin ω t + -kx। ये इक्वेशन होती है प्रोग्रेसिव वेव की। किसकी इक्वेशन होती है, प्रोग्रेसिव वेव की। अब इस प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन के अंदर ओमेगा जो होता है इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जिसका मतलब होता है 2π/t। 2π तो नंबर है, नंबर का तो डायमेंशन होगा नहीं। 1/t बचा तो t 1/t का मतलब t इनवर्स हो गया, तो ओमेगा का डायमेंशन क्या आ गया, t इनवर्स आ गया। क्वेश्चन में x का मतलब डिस्टेंस है और t का मतलब टाइम है। अब तुमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस k का डायमेंशन क्या होगा। k क्या चीज़ है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। k क्या चीज़ है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। इस k का वैसे फॉर्मूला होता है 2π/λ। क्या फॉर्मूला होता है, जिसको पता है वो निकाल लेगा डायमेंशन, 2π/λ। अब 2π तो नंबर है, नंबर का तो डायमेंशन होगा नहीं, बचा क्या 1/λ, यानी 1 वेव लेंथ, यानी 1 लेंथ। 1 का मतलब कितना हो गया, L इनवर्स हो गया, नहीं हो गया, ठीक। लेकिन बिना निकाले भी हम इसे कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि y की वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है, a sin ω t + -kx, यानी हम ω t में kx को ऐड या सबट्रैक्ट तो कर रहे हैं। तो ऐसा तो तभी हो पाएगा ना जब kx और ω t दोनों की डायमेंशन क्या होंगी, सेम होंगी। अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो k निकालने के लिए ω t/x कर देंगे। ओमेगा का t इनवर्स होता है, इंटू टी करेंगे, डिवाइड करेंगे l के साथ। तो t इनवर्स इंटू t/l, तो t से t कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, l इनवर्स आ गया। तो यही तो बोला था कि ओमेगा का कितना होता है डायमेंशन, l इनवर्स होता है, नहीं होता है। निकालने का तरीका आ गया समझ में। ऐसी एक क्वेश्चन है कि आपके पास वैन डर वाल्स इक्वेशन दी हुई है। वैन डर वाल्स इक्वेशन है P + a/v² v - b = RT। ये क्या है, वैन डर वाल्स इक्वेशन। अब इस वैन डर वाल्स इक्वेशन के अंदर P प्रेशर है, v वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, दोनों वैन डर वाल्स कांस्टेंट। स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, दोनों वैन डर वाल्स कांस्टेंट। और क्वेश्चन के अंदर आपको वैन डर वाल्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है, ए और बी की डायमेंशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तुमको निकालना है क्वेश्चन के अंदर ए और बी का डायमेंशन। तो निकालने का तरीका क्या है, तो यहाँ आप इस्तेमाल कर दो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन अगर यूज़ करोगे तो प्रेशर का डायमेंशन a/v² के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर में आप क्या ऐड कर रहे हैं, a/v² को ऐड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो आप अगर प्रेशर की डायमेंशन को a/v² के इक्वल कर देंगे तो a का डायमेंशन अगर आप निकालते हैं तो a का डायमेंशन कितने के इक्वल आ जाएगा, pv² के। फॉर्मूला क्या बनेगा a के लिए, pv²। बनेगा नहीं बनेगा, तो a का फॉर्मूला बन गया pv² के। p प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन रख दो ml-1 t-2, और v वॉल्यूम है, l का क्यूब होता है, स्क्वायर लगा हुआ तो l का 6 हो गया। अब दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो l की पावर यहाँ -1 है, l की पावर 6 है, तो यहाँ क्या बचेगा, l की पावर 5। तो a का डायमेंशन कितना आ गया, ml की पावर 5 t के पावर -2। अब तुमको निकालना है किसका डायमेंशन, b का डायमेंशन। तो तुम अगर चेक करो तो तुम वॉल्यूम में से तो b को माइनस कर रहे हो, तो वॉल्यूम में से तो b तभी माइनस होगा ना जब b का डायमेंशन वॉल्यूम के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो b का डायमेंशन वॉल्यूम के डायमेंशन के इक्वल हुआ, तो वॉल्यूम का कितना होता है, l का क्यूब। तो b का डायमेंशन कितना आ गया, l का क्यूब। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर तुमसे कहता कैलकुलेट a/b या कैलकुलेट a/b, तो ये क्वेश्चन तो तभी निकलते ना जब तुम पहले a का डायमेंशन और b का डायमेंशन निकाल लेते, तभी तो तुम a/b या a/b कर पाते। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये वाला पूछा जाता है कि a/b निकालो या a/b निकालो। उसके लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, a और b का डायमेंशन। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास डायमेंशन की एप्लीकेशन क्या है। तो डायमेंशन की एप्लीकेशन में अगर आप आओ तो डायमेंशन की टोटल मिलाकर के 3 एप्लीकेशन होती है, जिसमें पहली एप्लीकेशन होती है कि कैसे आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करोगे। दूसरी एप्लीकेशन होती है चेक करेक्टनेस, और तीसरी इक्वेशन होती है ड्राइव द फॉर्मूला। इसमें से ड्राइव द फॉर्मूला वाला जो पार्ट है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। पहली एप्लीकेशन और दूसरी एप्लीकेशन बहुत ईजी है। पहली एप्लीकेशन में आ जाइए, आपको कन्वर्ट करना है एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में। एक सिस्टम ऐसा ही है, दूसरा सिस्टम CGS है, या दूसरा सिस्टम CGS है, पहला सिस्टम ऐसा ही है, तो पहले को दूसरे में या दूसरे को पहले में लेकर के आना है। निकालने के लिए आपको इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है जो चैप्टर की शुरुआत में आपने पढ़ा, क्या, Q = N × U। अब N × U का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट तो क्या बोला था, N1U1 = N2U2। इसमें N1U1 का मतलब होगा जो सिस्टम आपको दिया हुआ है उसे क्या बोलेंगे, गिवन सिस्टम। और N2U2 का मतलब क्या होगा, ये वो सिस्टम होगा जिसमें कि डिमांड किया गया है। तो डिमांडेड सिस्टम में निकालना क्या होगा, हमेशा N2 की वैल्यू। तो N2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन करके आएगा, N1 ब्रैकेट में U1/U2। अब यूनिट U1 है, यूनिट U2 है, और किसी भी चीज़ की जो यूनिट होती है वो 3 चीज़ों में खुलती है, मास में, लेंथ में, टाइम में। हमको नहीं पता कि पावर डायमेंशन क्या लगेंगी, वो तो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि किस क्वांटिटी की बात हो रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो यूनिट है उस यूनिट को U1 वालों को ऊपर खोल दें M1 L1 T1 में,
और U2 वालों की क्वांटिटीज़ को नीचे की तरफ खोल दें, M2 L2 और T2 के अंदर, M1 अपॉन M2 की होल पावर कितनी हो गई A, T1 L1 अपॉन L2 की होल पावर कितनी हो गई B, और T1 अपॉन T2 की होल पावर कितनी हो गई C। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कन्वर्ट करिए 1 न्यूटन में कितने डाइन होती हैं, तो न्यूटन या डाइन किसकी, न्यूटन या डाइन बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है, फोर्स के लिए, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ML_T-2, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ML_T-2। अब क्वेश्चन के अंदर N1 की वैल्यू 1 है, U1 आपके पास न्यूटन है, N2 की वैल्यू आपको निकालनी है, और डाइन किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, U2 के लिए। तो अगर N2 के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो N2 के लिए फॉर्मूला जो बनेगा वो कुछ ऐसा ही तो होगा, यहाँ M1 रख दिया या M2 रख दिया, ठीक, यहाँ L1 रख दिया, यहाँ L2 रख दिया, यहाँ T1 रख दिया, यहाँ T2 रख दिया। M1 1 kg तो M2 1 ग्राम, L1 1 मीटर तो ये 1 सेंटीमीटर, और टाइम तो दोनों ही सिस्टम के अंदर किस में मेजर होता है, सेकंड के अंदर, तो ऊपर भी 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड। फोर्स का डायमेंशन चेक करो क्या लिखा हुआ है ML_T-2, M की पावर कितनी है 1, L की पावर कितनी है 1, और T की पावर कितनी है -2, तो M की पावर कितनी ले ली 1, L की पावर कितनी ले ली 1, और T की पावर कितनी लगा दी -2। अब इसे ओपन कर दो, 1 kg को क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम, और 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो 10 की पावर 3 ये बचा, 10 की पावर 2 ये बच रहा है, तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ गया 10 की पावर 5। क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि 1 न्यूटन में कितने डाइन हो गए, 10 की पावर 5 डाइन्स के इक्वल हुआ, यानी 1 न्यूटन कितने के इक्वल होगा, 10 की पावर 5 डाइन्स के इक्वल होगा। तो डायमेंशन की दूसरी एप्लीकेशन तुम्हारे पास इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है दूसरी एप्लीकेशन की, तो दूसरी एप्लीकेशन की लिमिटेशन ये है कि अगर कोई इक्वेशन न्यूमेरिकली सही है तो वो डायमेंशनली तो सही होगी श्योर शॉट है, लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिकली भी सही हो। भाई बात समझ में, तो डायमेंशन से हमें ये तो पता चल जाता है कि LHS RHS के इक्वल होगा या नहीं होगा, लेकिन ये श्योर शॉट नहीं होता कि वो इक्वेशन न्यूमेरिकल में भी सही बैठेगा या नहीं बैठेगा। भाई बात समझ में, जैसे कि V = U + AT हमें पता ही ये इक्वेशन सही होती है, चेक कर लेते हैं डायमेंशन से कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। V वेलोसिटी है, U वेलोसिटी है, A एक्सेलरेशन है, T टाइम है। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है LT-1, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है LT-1, एक्सेलरेशन का होता है LT-2, और टाइम का हो गया आपके पास T। तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ कितना आएगा LT-1, यहाँ कितना है LT-1, यहाँ कितना आ रहा है LT-1। तो जब आप LT-1 में LT-1 जोड़ेंगे तभी तो आपको LT-1 मिलेगा, यानी वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगी तभी तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। तो इसका मतलब LHS और RHS दोनों की डायमेंशन सेम आ रही है नहीं आ रही है। ऐसे ही किसी सर्कुलर टर्न पर जब कोई कार टर्न करती है तो उसकी स्पीड को कम करना पड़ता है, तभी टर्न कराया जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड से आप टर्न कर देंगे तो गाड़ी हो जाएगी ओवरटर्न। आ गई बात समझ में। ऐसा रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि जो रोड होती है उसके आउटर एज को इनर एज पर उठा देते हैं किसी एक एंगल थीटा पर, वो थीटा कहलाता है एंगल ऑफ बैंकिंग। उस बैंकिंग एंगल को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है tan θ = v²/rg। क्या फॉर्मूला होता है, tan θ = v²/rg। ये फॉर्मूला किसका है, एंगल ऑफ बैंकिंग का। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि ये इक्वेशन सही है या नहीं है। तो LHS के अंदर tan θ है, तो tan θ तो डायमेंशनलेस होता है ना, मतलब 1 लिख लें उसकी जगह। अब v क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं LT-1 का स्क्वायर, यानी L²T-2 हो गया। और नीचे r है यानी रेडियस ऑफ द सर्कल, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दोनों का भी अगर डायमेंशन रख दें यहाँ पर तो नीचे कितना आ जाएगा L²T-2। अब L²T-2 ऊपर है, L²T-2 ऊपर है, दोनों कट जाएंगे तो यहाँ भी बना गया। LHS में भी बने, RHS में भी बना रहा है, तो LHS RHS दोनों सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो यानी ये इक्वेशन क्या हो गई, डायमेंशनली सही हो गई। लेकिन अगर मान लो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता कि tan θ = rg/v², tan θ = rg/v², इस फॉर्म में लिख दिया जाता, तो rg का तो मतलब यही है ना L²T-2, और v² का मतलब यही तो है L²T-2, तो अभी भी तो ये कट जाते, तब भी तो LHS RHS बराबर ही आता। लेकिन इन दोनों में से सही फॉर्मूला कौन सा वाला है, इन दोनों में से सही फॉर्मूला ये वाला है, ये वाला फॉर्मूला सही नहीं है। यानी डायमेंशनली दोनों इक्वेशन सही हैं, लेकिन न्यूमेरिकली कौन सी वैलिड है, ये वाली। तो इसकी लिमिटेशन क्या हुई, यही लिमिटेशन है इसकी कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही है तो ये कहना श्योर नहीं होगा कि वो इक्वेशन न्यूमेरिकली भी सही होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन न्यूमेरिकली सही है तो ये श्योर शॉट है कि फिर वो इक्वेशन डायमेंशनली तो सही होगी ही होगी। बात आ गई नहीं आ गई बेटा समझ में। तीसरी एप्लीकेशन है डायमेंशन की, ड्राइव द फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा। कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है, उस बॉडी का मास दिया हुआ है m, वेलोसिटी दी हुई है v, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है r, घुमाने के लिए चाहिए सेंटीमीटल फोर्स। क्वेश्चन में कह रहा है सेंटीमीटल फोर्स 3 बातों पर डिपेंडेंट है, बॉडी की वेलोसिटी पर, बॉडी के मास पर, सर्कल की रेडियस पर। कह रहा है क्वेश्चन में सही फॉर्मूला निकालो। अब हमें पता है कि सेंटीमीटल फोर्स का जो सही फॉर्मूला होता है वो mv²/r होता है। सेंटीमीटल फोर्स का सही फॉर्मूला mv²/r होता है।
ये सही फॉर्मूला होता है इसका। अब अगर ये फॉर्मूला मुझे निकालना है तो निकालने के लिए करेंगे क्या, सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ, कांस्टेंट लगा दो के, वेलोसिटी की पावर को x मान लो, मास की पावर को y मान लो और स्मॉल r की पावर को z मान लो। अब अगर x y z इनकी वैल्यूज़ आ जाए, x की वैल्यू कितनी आ जाए 2, y की वैल्यू कितनी आ जाए 1 और r की वैल्यू कितनी आ जाए -1, यानी z की वैल्यू कितनी आ जाए -1, तो सही फॉर्मूला का देखा जाए तो वही आ जाएगा mv²/r अरेंज करके। ये वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी वो निकालने के लिए यूज़ किया जाएगा डायमेंशन का। क्या है, कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले आप चेक करो LHS में कौन है, फोर्स का डायमेंशन रख दो, क्या mlt-2 इज इक्वल टू के, वी क्या है वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है lt-1 और वेलोसिटी की पावर कितनी लगी हुई है x, तो lt-1 की होल पावर कितनी हो गई x। मास को कैपिटल M, पावर लगी हुई है y और रेडियस का मतलब l लेंथ हो गया, लेंथ की पावर हो गई z। गॉट इट। अब सारी